मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम इसमें सिर्फ एक सेक्शन लगेगा या मल्टीपल सेक्शन लगेंगे? मल्टीपल लिखोगे बेटा। अगर अच्छा। ये तो प्रोविजन वुड वर्क। ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते बेटा। टाइम हो गया, 7 मिनट्स आर डन। आ जाओ। देखो, इसमें ना, देखो मैंने आपको हिंट्स दे दी कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले, हाउ डू वी स्टार्ट। सबसे पहले तो यू विल राइट डाउन द प्रोविजन। ठीक है, हमेशा। ठीक है, सीधा ए बी से नहीं स्टार्ट करोगे, सीधा पहले प्रोविजन समझाओगे, आंसर लिखेंगे। अच्छा, पहले बताओ दिव्यम, आपने क्या लिखा है आंसर में? मैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मतलब जो कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, और और टाइम जो एसेंशियल एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो भी ब्रीच हुआ है इसमें। वेरी गुड। एंड उसके बाद मैं फैक्ट्स लिख दिए और उसके बाद कंक्लूजन में लिख दिया कि मतलब फर्स्ट पॉइंट के लिए कि कंपनी कैन, इट्स अप टू कंपनी कि कंपनी एक्सेप्ट करना चाहेगी और नॉट। नहीं, कैन रिजेक्ट है कि नहीं, पहला वाला तो ये है। यस मैम, कंपनी कैन रिजेक्ट द टोटल। और कैन इट एक्सेप्ट ऑन द रिक्वेस्ट? मैम इट्स अप टू कंपनी इफ कंपनी परफेक्ट, वांट ठीक टू है। नॉट। ओके, प्रांजल, आपने क्या लिखा है? मैंने लिखा as per section 55 of the Indian Contract Act, which states the failure to perform the agreed objective within specified time leads the contract to be voidable. And in this case, Key Woolen Garments was unable to fulfill the supply before the specified time. इसलिए it's upon the wish of women group कि उनको क्या करना है, whether they want to accept the request or not. वुमेन ग्रुप और द कंपनीज विश। See, it can be declared voidable by the women group, ना? नो नो। Sorry, the woolen garments. या राइट। हाँ, right. ठीक है, निवेदिता, आपने क्या लिखा है? मैम पहले मैंने प्रोविजन लिखी है सेक्शन 55 की, कि ठीक जब है, कंपनी प्रॉमिस करती है कि उसको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है और अगर वो नहीं करती तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। वेरी गुड। और फिर उसके बाद फैक्ट्स लिखे हैं, फिर कंक्लूजन में पार्ट्स में और बी में लिखा है।
अच्छा, सिर्फ प्रांजल ने और दिव्यम ने मुझे एक 56 का भी रेफरेंस दिया है। ठीक है, इम्पॉसिबल करा है किसी ने, इम्पॉसिबल वाला तो नहीं दिया मुझे रेफरेंस। ठीक है, सिर्फ 55 का ही आप लोगों ने रेफरेंस दिया, ओके। और टाइम में सेंट्रल एलिमेंट दिया, ठीक है। यक्ष आपने? मैम वो लाइट चली गई थी तो देख ही नहीं पाया मैम, सॉरी। ओके, चलो आ जाओ। अब इस केस में क्या करना था आपने बच्चे, क्वेश्चन जो है हमेशा प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं। सो आपने ना यहाँ पे 3 प्रोविजंस देनी थी, और मैं आपको एग्जैक्ट इसकी प्रोविजंस का दिखा भी देती हूँ। पता नहीं स्क्रीन शेयर पहले उस टाइम पे भी हो रही थी कि नहीं हो रही थी। हाँ जो देखो, इसमें बच्चे हमारे ना 3 सेक्शंस जो है एप्लीकेबल है। सेक्शन 37, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या है, दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय ईदर ऑफ द पार्टीज, या फिर क्या है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होनी चाहिए, या तो ऑफर टू परफॉर्म होना चाहिए, या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दूसरा क्या है बच्चे, सेक्शन 55, जो कि प्रांजल, दिव्यम और निवेदिता तीनों ने मुझे बताया था, बिल्कुल ठीक है बेटा, कि अगर टाइम पीरियड फिक्स्ड है और उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने परफॉर्मेंस जो है ड्यू परफॉर्म नहीं की है, तो फिर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है इट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है। थर्ड सेक्शन जो को मैंने बोला था, हिंट दिया था, बट किसी ने इसका मेरे को रेफरेंस दिया नहीं। सेक्शन 56 का, दैट द अग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। बेटा जहां पे भी अगर से सपोज कोई एक्ट जो है इम्पॉसिबल हो जाती है टू परफॉर्म, तो उस केस में वॉइड हो जाता है। बट इस केस में जो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर चलो से सपोज आपने सेक्शन 56 का नहीं भी रेफरेंस दिया, तो हाफ मार्क जो इसका था वो शायद नहीं मिलेगा, पहले ही आधा नंबर तो कट गया। आ जाओ, मैं आपको फ्रेम करके दिखाती हूँ आंसर एग्जैक्टली कैसे करना है। सो आप लिखोगे, एज पर द प्रोविजंस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नहीं अभी चले जाओ आप। गैस की आवाज आ रही है, बंद कर। कोई बात नहीं, मैं खुद बंद कर दूंगी, अब जाओ वहां से। मम्मा पढ़ा रही है, बंद करो। As per the provision of Section 37 of the Indian Contract Act, a contract must either be performed or at least there must be an attempted performance of the contract। ठीक है, सेक्शन 37 को अंडरलाइन करेंगे। देन फिर लिखोगे, सेक्शन 55 ऑफ द, पूरा लिखेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 states that a contract या फिर एक agreement where time is an essential element, the contract must be performed within the time period, or it becomes voidable at the option of the aggrieved party। ठीक है, अगर आप सेक्शन 56 का रेफरेंस देना चाहते हो तो दे सकते हो। दैट सेक्शन 56 states that impossible
of performance makes the contract what बेटा? void. ये लिखे 3 सेक्शंस। फिर आप क्या करोगे प्रोविजन के बाद बच्चे? आप सीधा आ जाओगे फैक्ट्स ऑफ द केस में। ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द केस। देखो, बहुत सारे बच्चे पूरा पूरा फैक्ट्स ऑफ द केस लिख देते हैं, बिल्कुल यूजलेस है। एग्जामिनर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं देखना चाहता आंसर में, वो क्या देखना चाहता है? रेफरेंस के साथ। तो आप लिखोगे कि वूलन गारमेंट्स लिमिटेड जो है इट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद विमेन, ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ विंटर क्लोथ्स व्हिच वाज सपोज्ड टू बी supplied before what? End of October 2023. So here, as per the provisions of section 55 या फिर applying section 55, the contract must have been should be performed within the time period. Why? Because a contract, because the time is an essential element here. At the same time, क्या है यहाँ पे? सेक्शन 56 के हिसाब से अगर इम्पॉसिबल है, बट दिस इज नॉट एन इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है, चाहे हमारे पास क्या थी बच्चे? वो थी प्रोलॉन्ग स्ट्राइक्स थी, ठीक है, जिसकी वजह से डिले हो गया। बट अगर विमेन ग्रुप चाहता था तो वो क्या कर सकता था? इसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकता था, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को जो है परफॉर्म कर सकता था। वाई? बिकॉज इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल टू perform the contract. Yes, there were certain problems, but it was not completely impossible, right? फिर उसके बाद बच्चा आप आ जाते यहाँ पे ए पॉइंट पे, whether the company can reject the total supply. Answer is yes, the company can reject the total supply as non-performance of the contract within the time stipulated time leads to what? Breach of the contract. ठीक है, और फिर बच्चे यहाँ पे नीचे क्या आना था? whether the company can accept the total supply and the request of the women. Yes, since the contract is what? Voidable at the option of the company can still accept the what बच्चे? ये accept to perform the contract. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है, याद करो कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, सो उस केस में यू वेव ऑफ योर राइट्स ऑफ व्हाट बच्चे? रिसेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू क्लेम फर्दर जो क्लेम होता है ना कंपनसेशन, वो आप वेव कर देते हो, क्योंकि आपने क्या करा? आपने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि क्या था? वॉइड हो सकता था, जो कि आप खत्म कर सकते थे। क्लियर है यस मैम। निवेदिता? यस यस फिर मैम। दिव्यम? समझ आ रहा है कि यस मैम। मार्क्स कटते हैं? आंसर अपना कंपेयर किया बेटा? यस मैम। ठीक है, किसी के कोई स्पेसिफिक अपने कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं बच्चे। Ma'am, in the paper we have to write the multiple provisions, like here three provisions are तो going देखो, to. not every question requires so many provisions or multiple provisions, ठीक है, but there are certain questions here, like यहाँ पे है, चलो ठीक है, सेक्शन 37 you could have avoided, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अटेम्प्टेड लिखा था ना, कहाँ गया? टेंडर द सप्लाईज, ठीक है ना? तो यहाँ पे इस वजह से था कि अब इन्होंने, अब यहाँ पे क्या था? कुड ना, मतलब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ही, इस वजह से हमारे को सेक्शन 37 जो है उसका रेफरेंस देना पड़ा, नहीं तो हम अवॉइड कर सकते थे कंप्लीटली। सेक्शन 55 तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रोविजन के बिना तो नंबर मिलने नहीं वाले। सेक्शन 56 कुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, बट यहाँ पे इसलिए इसको लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है मार्क्स कटेंगे क्योंकि बच्चे प्रोलॉन्ग स्ट्राइक्स का भी ऑप्शन आया था। ठीक है दिव्यम? Yes, ma'am. ठीक है, किसी का कोई अपना एक आधा कोई केस स्टडी या कोई पर्टिकुलर डाउट कोई सेक्शन का है तो वो पूछो, नहीं तो मैं अपने आप से कुछ क्वेश्चंस उठाती हूँ। बोलो। हम्म? नहीं है? No, चलो ma'am. आ जाओ फिर। हम्म।
आ जाओ, देखेंगे। Ramaswamy proposed to sell his house to Ramanathan. Ramanathan sent his acceptance by post next day. Okay. Ramanathan sends a telegram withdrawing his acceptance. Examine the validity of acceptance according to the Indian Contract Act 1872 in the light of following. अब यहाँ पे कौन सा सेक्शन आना था बताओ? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पे हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करते थे। यस और नो, आया नहीं? यस मैम। ठीक है। तो रामनाथन ने क्या करा बच्चे? ऑफर दिया है। रामास्वामी ने, सॉरी, रामनाथन को ऑफर दिया है कि मैं सेल करना चाहता हूँ। रामनाथन ने बच्चे एक्सेप्टेंस जो है दी है। फिर बच्चे नेक्स्ट डे रामनाथन ने टेलीग्राम जो है रिवोक करने के लिए एक्सेप्टेंस भेज दिया। Examine the validity of acceptance according to this in the light of telegram of revocation was received by Ramaswamy before the letter of acceptance। तो हमें, अगर हम ऊपर ऊपर से पढ़े तो हमें पता है कि अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन में रेवोकेशन पहले आ जाए तो ऑब्वियसली भी तो इजी है कि रेवोकेशन जो है इट इज कंप्लीट एंड वैलिड। ठीक है, मतलब इट इज कंप्लीट एंड वो अपना गुड। ठीक है ना? एंड विच इज द टेलीग्राम ऑफ रेवोकेशन एंड लेटर बोथ रीच टुगेदर। तो उस केस में हम क्या करते हैं? पहली बात तो जोन सा पहले पढ़ा, लेकिन अगर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो लेटर ऑफ रेवोकेशन इज गिवन इंपॉर्टेंस। लेकिन आप स्टार्ट कैसे करोगे? विल स्टार्ट विद सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पहले लिखोगे सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट states that, yeah, as per the provisions of section 4 of the Indian Contract Act, communication of offer and acceptance should be completed या communicated to the other party। ठीक है? So as per section, communication of acceptance is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, that is रामास्वामी को जब तक नॉलेज होती। दूसरा बच्चा, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इनटू ट्रांसमिशन। याद है? ये दोनों पॉइंट्स हमने लर्न किए थे क्लास में। फिर बच्चा, अब कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन टू हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू द ट्रांसमिशन। यस प्रांजल। मैम ये ट्रांसमिशन क्या होता है, व्हाट कॉन्टेक्स्ट में? ट्रांसमिशन मतलब ये जो भेजा है, ठीक है ना, ये जो बाय पोस्ट भेजा है, तो मतलब रास्ते में है। बाकी समय तो हमने बात करी थी कि अगर टेलीफोन पे किया तो उसी टाइम हो गया, सामने सामने किया तो उसी टाइम पे हो गया, कॉल ड्रॉप होगी वगैरह वगैरह। याद आ रहा है प्रांजल? आर यू एबल टू रिकनेक्ट? यस मैम, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है एक बार फिर से समझा दो। अच्छा, communication of acceptance is complete as against the proposer। now who is a proposer? offerer बेटा, है ना? when it is put into course of transmission to him, मतलब कि जब ये अपना रामनाथ है ना, नाथ कर दो उसको, नाथ ने जब स्वामी को बेटा रेवोकेशन, हाँ सही नाम लिखे, स्वामी को जब रेवोकेशन का लेटर पोस्ट किया होगा, ठीक है, रेवोकेशन का या एक्सेप्टेंस का। सो ये क्या है बच्चे? इट इज पुट इनटू ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। जब अब उसने बच्चे, एक्सेप्टर ने, नाथ ने, अब मेरी बात सुनो, एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया है स्वामी को या रेवोकेशन का भेज दिया, अब उसके हाथ में तो नहीं है एक्सेप्टेंस को वापस लेना, बस उसके पास क्या है? पावर है टू रिवोक द एक्सेप्टेंस। ठीक है प्रांजल? दोबारा से बोल रही हूँ, यस मैम, ठीक है। ये वाला होता है इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो उस केस में एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कंप्लीट है। मतलब नाथ के हिसाब से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगी? जब स्वामी को पता चल जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, जो एक्सेप्टर है नाथ, उसके हाथ से अब एक्सेप्टेंस को वापस लेने का टाइम नहीं है, बट यस ही कैन रिवोक इट। किससे पहले? जब तक कि उसने लेटर ट्रांसमिशन में नहीं डाला, रास्ते में, मतलब जब तक पोस्ट नहीं किया। ठीक है? यस मैम। और कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन भी सेम बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। व्हेन इट कम्स, इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन टू गेट इट बैक। जब तक वापस, अब उसने ट्रांसमिट कर दिया, उसने डाल दिया, तो अब उसके पास दोबारा से पावर तो नहीं है ना बेटा कि वो रिवोक कर सके रेवोकेशन को। सो रेवोकेशन फिर अगेन से कंप्लीट हो जाती है। और जिस पर्सन ने दी है, जिस पर्सन ने
एज द अगेंस्ट अ पर्सन whom इट इज मेड, मतलब जिसको हमने रेवोकेशन दी है, तो उसके हिसाब से कब नॉलेज में आ जाएगा बच्चे? जब मेरे को आपने कोई ऑफर एक्सेप्टेंस दिया था, अब आप उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से कब कंप्लीट होगी? जब मुझे पता चलेगा। आपके हिसाब से कब हो जाएगी? जब आप उस लेटर को वापस नहीं ले सकते। बात समझ आ गई? यस मैम। निवेदिता, प्रांजल, दिव्यम। यस मैम। यस मैम। प्रांजल, Yes, ma'am. ठीक है। अब इन द गिवन केस रामास्वामी वांट्स टू सेल हिज हाउस, आल्सो सेंट एक्सेप्टेंस, और उसके बाद उसने विड्रॉ कर दी। देखो सिर्फ 3 लाइनों में खत्म कर दिया, 2.5 लाइनों में। बच्चे अब क्वेश्चन क्या है? Is the letter of revocation valid? Yes, the revocation of acceptance is valid. ठीक है? Why? Because it reaches the letter of it reaches before the letter of acceptance. Second बेटा, लेटर ऑफ रेवोकेशन और लेटर और एक्सेप्टेंस दोनों, तो पहले बोलते हैं कि कौन सा टेलीग्राम पहले हमने रीड किया, वो मैटर करता है। लेकिन क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे सफिशिएंट नहीं गिवन है, तो लेटर ऑफ रेवोकेशन इज गिवन इंपॉर्टेंस, देयरफॉर रेवोकेशन इज एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट। ठीक है? तो देखो, इफ रामास्वामी ओपन्स द टेलीग्राम first, and this could be normally in the case of a rational person, and he reads it, the acceptance stands revoked. But if he opens letter first, mother acceptance can reads its revocation of acceptance is not possible as a contract has been concluded. But मैं आपको बता रही हूँ कि बाकी suggested answers में, ये किसकी बुक है? ये है, आपको शायद पता नहीं है कि पता है, बहुत फेमस लॉ के टीचर हैं दर्शन खरे, उनके सजेस्टेड आंसर्स है, लेकिन ये थोड़े पुराने हैं। ठीक है बच्चे? यहाँ पे सजेस्टेड आंसर बाय आईसीएम में लिखा होता है, सिंस हमारे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा लेटर पहले ओपन किया, तो उस केस में इफ द लेटर ऑफ रेवोकेशन इज फर्स्ट रेड, देन रेवोकेशन इज एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट। ठीक बात है? यस मैम। यस मैम। ओके। Anticipatory breach is a breach occurring before the this things. Discuss the effect of anticipatory breach. ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। आ जाओ। Mr. Balwant, an old man, by a registered deed of gift, granted certain landed property to Miss Reema, his daughter. ठीक है? एक बलवंत है पापा, उसने क्या करा? अपनी बेटी को, डॉटर को, मतलब क्या कर दिया? एक लैंड की रजिस्ट्री जो है गिफ्ट कर दी। By the terms of the deed, it was stipulated that an annuity of rupees 20,000 should be paid every year to Mr. Sawant, who was brother of Mr. Balwant. जिसने उस डीड में क्या लिखा था कि जो लड़की है वो अपने ताया जी या चाचा जी को जो है कुछ एन्युटी अमाउंट 20,000 हर साल देगी। ऑन द सेम डे मिस रीमा मेड अ प्रॉमिस टू सावंत एंड एग्जीक्यूटेड, मतलब उसे मान लिया। ठीक है? Miss Reema failed to pay the stipulated sum. In this action, Mr. Sawant, she contended that फिर क्या हुआ? सावंत ने जो उसके अगेंस्ट केस कर दिया और उसने बोला कि कंसिडरेशन तो थी नहीं सावंत की साइड से कोई भी, तो मैं तुम्हारे को पैसे नहीं दूंगी। बताओ क्या रीमा की कंटेंशन क्लियर करेक्ट है कि रॉन्ग है? तो आंसर क्या देंगे बच्चे? As per the provisions of section 25 of the Indian Contract Act, ठीक है, कंसिडरेशन जो है वो क्या कर सकती है बच्चे? कैन बी इवन विदाउट, मतलब देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन फॉर एवरी प्रॉमिस, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द सेम, वन ऑफ विच इज बच्चे हमारा गिफ्ट। गिफ्ट वाला केस था, याद है? ठीक है? यस। यहाँ पे अगर आपने माना है दैट यू विल पे सो एंड सो अमाउंट टू दिस, तो याद है किसी को केस लॉ याद है? क्या केस का नाम क्या था? यहाँ पे केस भी नहीं लिखा हुआ। बताओ, किसी को केस लॉ याद है? क्या था? यार मैं पढ़ा रही हूँ, प्लीज यहाँ से चलो। अभी चले जाओ प्लीज, मेरे को 5 मिनट्स खत्म करो। देखो बच्चे, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। 1 मिनट देना है मुझे।
ठीक है। सो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, बच्चे देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। और तो सुन लो, और तू कह रहे थे आप कर दोगे यार। सो बच्चे देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो चन्या वर्सेस रम्या थी ये वाला केस लो, जो एग्जैक्ट यहाँ पे फिट बैठता है, चन्या वर्सेस रम्या। ठीक बात यस मैम। है ना? सो आप यहाँ पे जो है क्या आंसर दोगे, कहाँ गया? अच्छा इधर ही है। यहाँ पे आप चन्या वर्सेस रम्या की बात कर सकते हो। जहां पे आप बात करोगे कि देयर कैन बी व्हाट स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम सम अदर पर्सन, थर्ड पर्सन ऑल्सो, जो कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा अननेसेसरी चीजें ज्यादा लिखी हुई है इधर, ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ये। ठीक है, हाँ ये भी लिख सकते हो आप फिर भी, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। केस लॉ चन्या वर्सेस रम्या। फिर आप फैक्ट्स लिख सकते हो, और फिर दस a stranger to the contract cannot enforce but a stranger to the consideration may enforce। तो ये भी आप ना लिख के अगर लिख सकते हो सीधा, that the stranger to a consideration may enforce an agreement या फिर केस। ठीक है। एंड यहाँ पे द कंटेंशन ऑफ मिस रीमा इज नॉट वैलिड। अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे ना उल्टी फुल्टी चीजें भी लिख देते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिर्फ डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ रीमा इज वैलिड। तो आंसर जो है सिर्फ इसी हिसाब से देना है, अपने हिसाब से कोई सलाह या मशवरा नहीं देनी है। क्लियर है? यस मैम। सिर्फ यक्ष यस कर रहा है, निवेदिता, दिव्यम, प्रांजल। Yes, यस ma'am. यस मैम। मैम। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, जो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है वो ले रही हूँ मैं। Point out with reasons whether the following agreements are valid or void. Kamla promises Ramesh to lend 5 lakh in lieu of consideration that Ramesh gets Kamla's marriage dissolved and he himself marries her. बताओ ये अच्छा है? No, not a good consideration. Yes or नो। no? नो। ऐसा याद है यस नहीं कि मैम। इस लॉ। तो बच्चे ये तो वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, वैलिड वॉइड की डेफिनेशंस गिवन है। आंसर क्या है बच्चे? वॉइड अग्रीमेंट है। ठीक है। वाई? बिकॉज कंसिडरेशन इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो बच्चे सोन अग्रीज विद मोहन टू सेल हिज ब्लैक हॉर्स अननोन टू बोथ द पार्टीज, हॉर्स वाज डेड। तो बच्चे ये क्या है? वॉइड है। यस। वॉइड। यस ठीक मैम। है। एंड व्हाट काइंड ऑफ वॉइड इज इट? सुपरवीनिंग के इनिशियल एट द टाइम ना, एट द टाइम तो बच्चे इनिशियल यस इम्पॉसिबिलिटी मैम। है, राइट? ठीक है, आ जाओ। बच्चे अगेन वॉइड बिकॉज उससे पहले ही मर गया था। Destruction of subject matter. Ram sells a goodwill of his shop to Shyam for 4 lakh and promises not to carry on such business forever and anywhere in India. बताओ। वॉइड है मैम। वॉइड। Very good. Why void? Agreements in restraint of trade are void. बट अगर कुछ रीजनेबल लिमिट होती, रीजनेबल टाइम पीरियड होता तो चलता गुडविल, क्योंकि गुडविल जो है एक्सेप्शन में था। बट यहाँ पे आप आंसर क्या दोगे कि क्योंकि फॉर एवर एंड एनीवेयर इन इंडिया है, तो फिर फायदा क्या गुडविल खरीदने का? ठीक है। तो अगेन वॉइड थर्ड लिखो। वॉइड बेटा एज पर सेक्शन 27 अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। देखा, लिए लिखना जरूरी है बच्चे। अगर एग्जामिनर को आंसर नहीं मिलेगा तो वो नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है गिव रीजंस ऑल्सो। However, a buyer can put on such condition for goodwill not to carry the same business within reasonable, आ गया ना, reasonable duration and place। ठीक बात। यस मैम। In an agreement between Prakash and Girish, there is a condition that they will not constitute a legal proceeding against each other without consent। तो बताओ, ये भी agreements in restraint of legal proceedings लग रहा है कि valid है? वॉइड है मैम। वॉइड। क्यों? वॉइड। क्यों? कंडीशन डाल रखी है ना मैम, एग्रीमेंट में तो कंडीशन होती नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अग्रीमेंट में कंडीशन हो सकती है यक्ष, बट ये क्या है? दीज आर अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। सो आंसर देख लो। दिस इज एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, सेक्शन 28। लास्ट, राममूर्ति हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एलियन फ्रेंड। सो बताओ, एलियन एनिमी या एलियन फ्रेंड के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? आंसर है नो। व्हाई? बिकॉज दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। यस मैम।
लेकिन एक सेकंड, वे एलियन फ्रेंड इज वैलिड, अच्छा एलियन एनिमी के साथ नहीं, देखो मेरी खुद की गलती होगी, एलियन एनिमी के साथ वॉइड है, एलियन फ्रेंड के साथ बाय। वैलिड होगा। यस, ठीक है। यस। यस मैम। Ajay Vijay and Sanjay are partners of a software business and jointly promises to pay 6 lakh to Karthik. Over a period, Vijay became insolvent, but his assets are sufficient to pay one fourth of his debts. हाँ जी प्रांजल। मैम ये जो एलियन फ्रेंड एलियन एनिमी, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? मतलब व्हाट इज एन एलियन फ्रेंड, व्हाट इज एन एलियन एनिमी? देखो जब याद है हमने पढ़ा था कैपेसिटी, तो हमने वहां हाँ। पे करी थी, या फिर आप स्टार्टिंग में आ जाओ वैलिड एसेंशियल्स वाले पॉइंट पे, तो हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट विद डिस्क्वालिफाइड पीपल इज व्हाट अगेन वॉइड। तो वहां पे हमने बात की थी कि अगर कोई एलियन एनिमी है, एलियन एनिमी मींस कि अगर से सपोज इंडिया है, इंडिया की जो है वॉर डिक्लेयर हो गई है विद चाइना, ठीक है, सो है चाइना या उसका कोई भी इंसान इज एन एलियन एनिमी फॉर आवर कंट्री इंडिया, सो एनी कॉन्ट्रैक्ट विद चाइनीज पर्सन और चाइना इज व्हाट वॉइड। एलियन फ्रेंड कैन बी यूएस, एग्जाम्पल किसे सपोज बहुत प्यार है यूएस के साथ, तो ठीक बात है। राइट मैम। फिर उसके बाद बच्चा अजय विजय एंड संजय आर पार्टनर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर बिजनेस एंड जॉइंटली प्रोमिसेस टू पे 6 लाख टू कार्तिक, बच्चे जॉइंट प्रोमिसेस आ गया, ठीक है। ओवर अ पीरियड विजय बिकेम इंसॉल्वेंट बट हिज एस्टेट्स आर सफिशिएंट टू पे वन फोर्थ ऑफ हिज डेट्स। अब बात सुनो, जॉइंटली पे किया 6 लाख तीन लोगों ने, और हाँ 3 है ना, तो बच्चे 2 लाख ईच होता है। यस। यस मैम। अब उसमें से कह रहे हैं बट हिज एस्टेट्स आर सफिशिएंट टू पे वन फोर्थ ऑफ हिज डेट्स। वन फोर्थ मतलब 2 लाख में से वन फोर्थ मीन्स कितना हुआ, 50,000 जो है वो विजय खुद दे सकता है। Sanjay is compelled to pay the whole. Decide whether Sanjay is required to pay whole amount himself to Karthik in discharge of joint. तो बच्चे सबसे पहले क्या है, joint promises section 43, कि दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग जो है इकट्ठे प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है बच्चा। अगर से सपोज ये जो है अगर इनका कोई भी इंसान जॉइंट वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस डाई, देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इफ ऑल डाई देन ऑल legal representatives are bound to perform the promise, ठीक है। in the above case मतलब एक इंसॉल्वेंसी का भी पॉइंट डाल सकते हो आप इसमें कि if one of the joint promisers is insolvent then the remaining partners in their agreed ratio जो है will repay the remaining debt, ठीक है। सो अब इस केस में 3 लोग हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया 2 लाख देने थे, जिसमें से जो विजय है वो सिर्फ 50,000 दे सकता था, तो रिमेनिंग, अब मेरी बात सुनो, 6 लाख में से 50,000 आप निकाल दो, रिमेनिंग क्या हो गए, 5,50,000। सो 5,50,000 जो है अजय और विजय हाफ हाफ पे करेंगे। दैट मीन्स कितने हो गए, टू टू जा 4, टू सेवन जा 14, 5, ठीक है। तो 2,75,000 ईच इनको देना पड़ेगा, ये देख लो, यस ठीक मैम। बात है। यस मैम। M Limited contract with Shanti Traders to make and deliver certain machinery to them by this and this for 11,50,000 to be हाँ ठीक है। Due to labor strike, M Limited could not manufacture and deliver the machinery to Shanti Traders. Shanti Traders procured the machinery from another manufacturer for 12,75,000। देखो बात क्या है, एम लिमिटेड है, उसने किसके साथ, शांति के साथ बात करी कि मेरे को तुम किस दिन तक मशीनरी दे देना बच्चे, 30 जून तक, ठीक है। कितने रुपीस का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 11,50,000 का। अब स्ट्राइक हो गई इस वजह से, जो ये है एम। एम है, हाँ ये जो है मशीनरी जो है नहीं डिलीवर कर पाया, तो एस ने किससे बच्चे मशीनरी ले ली, कोई शांति ट्रेडर्स ने किससे ले लिया, अनदर मैन्युफैक्चरर कोई भी, ठीक है, अनदर मैन्युफैक्चरर कह लो। कितने की खरीद ली बेटा, अब इसने इसको कितने पैसे देने, 12 12 लाख लाख। 70। Due to this, Shanti Traders was also prevented from performing a contract it had made with Zenith Traders at the time of their contract with M Limited and were compelled to pay compensation for breach of contract. अब क्योंकि ये मशीन इससे नहीं खरीद पाए, तो जो जेनिथ लिमिटेड है उसको ये मशीन जो है डिलीवर नहीं कर पाई, और इसकी वजह से इसको कॉम्पनसेशन भी पे करना पड़ा, ठीक है। एडवाइस शांति ट्रेडर्स द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच इट कैन क्लेम। तो बच्चे याद करो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कंपनसेशन जो डैमेजेस डैमेजेस वाला केस था उसमें आएगा ऑर्डिनरी एंड
स्पेशल डैमेजेस। सो बच्चे ऑर्डिनरी डैमेज तो यही हुआ ना कि क्योंकि वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए, एसेंशियल टाइम था, ठीक है, सेंस था कॉन्ट्रैक्ट का, और वो नहीं दे पाए, तो इस वजह से जितना एक्स्ट्रा पैसा था वो तो वो रिकवर कर सकते हैं। कितना एक्स्ट्रा था? 1,25,000, है यस ना? मैम। 1,25,000 जो है वो रिकवर कर सकते हैं। बाकी बच्चे जो उन्होंने कॉम्पनसेशन पे किया वो नहीं करेंगे जब तक कि इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। तो स्पेशल डैमेजेस कैन ओनली बी क्लेम्ड वंस द इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, ठीक है? यस मैम। आ जाओ, देखते हैं। Applying the above principle of law, M is obliged to compensate for the loss of this. ठीक है? Regarding the amount of compensation, it depends whether it was known to Shanti or not. If it was known, obviously, then they will have to reimburse. Otherwise, नहीं होगा. Why? Because this is special damage है ये। प्रांजल, निवेदिता, दिव्यम, आपकी साइड से कोई रिस्पॉन्स खास आ नहीं रहा बच्चे, समझ आ रहा है? यस यस मैम। मैम क्लियर। चलो फिर अब एक और Yes, क्वेश्चन ma'am. प्रैक्टिस करते हैं, लिख के दिखाना मुझे। X agreed to become an assistant for 2 years to Y, who was practicing chartered accounting at Jodhpur. ठीक है? It was also agreed that during the term of agreement, X will not practice as a chartered accountant on his account within 20 kilometers of his office of Jodhpur at the end of 1 year. ठीक है? कितने टाइम पीरियड के लिए था? कुछ टाइम पीरियड तो नहीं लिखा? हाँ, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ अग्रीमेंट ना, ठीक है। यस मैम। At the end of 1 year, X left the assistantship of Y and started practice of his own within the said area of 20 kilometers. बता दो, चलो लिखना शुरू करो। ठीक है, मैं एक बार एक हिंट दे देती हूँ बस छोटा सा। ये क्या है? अग्रीमेंट्स एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। ठीक है, इसमें ये लिखना जरूरी है, अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सेक्शन है हमारा 27। जल्दी स्टार्ट करो। अभी हुए 329, 334 पे मैं अभी डिस्कस करूंगी। फटाफट करो स्टार्ट, लिखना शुरू करेंगे। लिखना इज इम्पोर्टेंट, यही हम इस क्लास में करना चाह रहे हैं ना। चलो जल्दी करो।
ठीक है, कैसे कैसे लिखा है? निवेदिता, कैसे लिखना शुरू किया? मैं अभी लिख रही हूँ। ठीक है, यक्ष आपने क्या लिखा है अभी? वही according to provision of section 27 of Indian Contract Act deals with agreement in restraint of trade इन मतलब ये सेक्शन में ये वैसे void होता है लेकिन इस केस में ये वैलिड है। ठीक है। बस अभी इतना ही लिखा। ओके, प्रांजल। Yes, ma'am. As per the provisions of Section 27 of the Indian Contract Act 1872 states that the agreements in restraint of trade, that is, any agreement which prevents any person from practicing a business or trade, is void. But there exist cases where it may be valid if the terms are reasonable. In case of it being services, फिर facts लिखे हैं, फिर conclusion में in this case, by the provisions of the IC 1872, X will not be allowed to practice his own account services within the proximity of 20 kilometers of Y, as the contract has aforementioned, held X will be restrained from doing so. ओके, पहली चलो, अब तो एक तो ना बच्चा प्रोविजन में जहाँ पे आपने फर्स्ट 2-3 लाइंस में बात करी ना कि नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम कैरिंग ऑन बिजनेस, इज लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है वहां पे वर्ड, ठीक है? अच्छा, ठीक हाँ। है। दिव्यम, आपने क्या लिखा है? As per the provision of Section 27 of Indian Contract, an agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession, trade, or business of any kind is state of extent void, but with some exceptions, with the reasonable conditions, it can carry out that business. And after that, facts and the conclusion. So, in ठीक conclusion, it है comes दिव्यम, out. बिजनेस को वहां पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सर्विस लिखना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि सर्विस की बात करें, मतलब फर्स्ट 2-3 लाइंस परफेक्ट है, उसके बाद जब आपने फैक्ट से पहले बिजनेस का लिखा है, आपको सर्विस का मेंशन करना है, फैक्ट्स लिखा, फिर कंक्लूजन में क्या लिखा है? Ma'am, in the conclusion that क्या कंक्लूजन में क्या लिखा है बेटा, वही पूछ रही हूँ। आपने वैलिड बताया कि वॉइड बताया है? दिव्यम, वैलिड बताया कि वॉइड बताया है? मैम मैम void बताया। अच्छा, ठीक है, आ जाओ। Yes, ma'am. सो बच्चे, पहले तो सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अकॉर्डिंग टू विच एनी पर्सन, नो पर्सन कैन बी restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind to that extent, otherwise is void, ठीक है? However, in case of services, restraint of trade is valid, है ना? क्योंकि 3 एक्सेप्शंस थी, सेल ऑफ गुडविल, ठीक है, सर्विस, एंड उसके बाद हमारा एक और क्या था? गुडविल था, क्या था एक बार, मेरे को खुद ही नहीं ध्यान आ रहा, वेट, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हमारे कौन से चैप्टर में था? कौन से चैप्टर में था? कौन से यूनिट में था मतलब? यूनिट 3। यूनिट 3। यूनिट 3 भी स्टार्टिंग में था ना, वॉइड में था शायद, यस। वर्ड अग्रीमेंट। या सिर्फ गुड, हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, सही है। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 3 थे, लेकिन हमने एक्सप्लेन किसको करना बच्चे, सर्विस वाले को, ठीक है? सो हाउएवर, इन केस ऑफ बच्चे सर्विस अग्रीमेंट, जहाँ पे अगर आप, इफ यू आर विद इन सर्विस एंड यू प्रॉमिस दैट यू वोंट बी प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर सो एंड सो टाइम पीरियड, दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड एंड इनफोर्सिएबल। सो बच्चे, आंसर ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस था, आंसर क्या था? Therefore, referring to the above provisions, facts in the instant case, agreement with entered by X with Y is reasonable and does not amount to restraint in trade, hence enforceable. Therefore, X can be restrained by an injunction order. याद है कि आप restrain करते थे, you stop somebody from not doing something that he or she has promised not to do, ठीक है?
मेरे को यस मैम। लगता है किसी एक आधे बच्चे ने कहा था कि ये वॉइड होगा, किस किसने बोला था, मेरे को लगता है प्रांजल ने तो करेक्ट बोला था कि वैलिड है। निवेदिता आपने वैलिड बोला था कि वॉइड बोला था? मैम वैलिड। अच्छा आप बोल रहे थे, मैं लिख रही हूँ अभी, है ना। और हम्म। यक्ष, नहीं वो मुझे लगता है दिव्यम ने शायद बोला था कि ये वॉइड होने वाला है। यस। हाँ गलत है। यक्ष आपने क्या बोला था, वॉइड के वैलिड? वैलिड वैलिड बोला था मैम। ठीक है। अच्छा, ये वही सेम है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम अभी हम डिस्कस करके हटे हैं वाला। A received certain goods from B, promising to pay 1 lakh. Later on, A expressed his inability to make payment. ठीक है, A ने क्या करा, कुछ रिसीव किए गुड्स फ्रॉम B और उसको कहा कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। A ने बाद में कह दिया कि मैं पैसे नहीं दे सकता। C, who is known to A, pays 60,000 to B on behalf of A. However, A was not aware of such payment. Now B is intended to sue A for 1 lakh. बताओ, बताओ। ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का है। तो कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम थर्ड पार्टी, वो तो हमें पता है। अब ये है कि क्या वो 1 लाख के लिए सू कर सकता है कि नहीं। नहीं, 40 के लिए करेगा ना। वेरी गुड, यस बिल्कुल मैम। ठीक बात है। ठीक है, इवन इफ ए वॉज नॉट अवेयर ऑफ द कंसिडरेशन दैट वॉज पेड बाय सी टू बी, इवन देन जो है ए जो है वो ये कह सकता है, कैन स्टैंड बिहाइंड द कंटेंशन दैट सी हैड मेड अ पेमेंट ऑफ 60,000 ऑन हिज बिहाफ। सो ए कैन ओनली बी सूड अप टू द अमाउंट ऑफ 40,000, नॉट फॉर 1 लाख। ठीक है, यस मैम। ये देख लो। आ जाओ, और ये हमारी स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन, आई थिंक ये मैंने सबके साथ एक बार डिस्कस किया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम ही आते हैं। आ जाओ। X, a minor, was studying in MCOM in college. On 1st of July 2019, he took a loan of 1 lakh from B for payment of his college fees and to purchase books and agreed to repay it by 31st of December 19. ठीक है। X possesses assets worth rupees 9 lakh. On due date, X fails to pay the loan. ठीक है, and now B wants to recover. बताओ बच्चे, agreement with the minor। यस मैम। सो पहली बात तो कहोगे सेक्शन 11 स्टेट्स दैट अ माइनर इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, एंड एनी अग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। बट यहाँ पे क्या है, अब इन केस द माइनर टेक्स एनी लोन, ठीक है, फॉर एनी नेसेसरीज विच इज सप्लाइड टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज माइनरशिप, माइनॉरिटीशिप या माइनरशिप जो भी, सॉरी, या वाइल ही इज अ माइनर, देन इन दैट केस द अदर पार्टी जो है कैन सू फॉर एनी दिस थिंग, जो भी लोन उसने लिया है, फॉर रिकवरी ऑफ द लोन। राइट, सो इन दिस केस जो पैसा लिया है एक्स ने, माइनर ने, वो किसके लिए लिया है, पढ़ने के लिए। एंड स्टडिंग इज वन ऑफ द व्हाट नेसेसरीज। ठीक है, एंड उसके जो एक्स है, नाउ ही कैन बी हेल्ड लायबल टू रीपे व्हाट 9 लाख, ओनली द अमाउंट दैट ही हिज पर्सनल स्टेट पोजेसेस। ठीक है, तो यस अभी मैम। उसने लोन कितने का लिया, 1 लाख, तो 1 लाख का 1 लाख पूरा का पूरा वो दे सकता है और उसको यस। देना पड़ेगा। ठीक है, देख लो। सेक्शन 11 की बात आई। और आप, अगर आपने केस लॉ कोट करना है तो मैंने बताया था, बहुत फेमस केस लॉ है मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, जिसमें लोन लिया था उसने और वो छुपाता है कि मैं 18 साल से ज्यादा हूँ, लेकिन सिर्फ आप केस लॉ लेंगे, उसको एक्सप्लेन कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, फिर सेक्शन 8 में सप्लाई ऑफ नेसेसरीज आ गया। ठीक है, यस फैक्ट्स ऑफ द केस आगे बचे, यस बी कैन प्रोसीड और वो 1 लाख पूरा दे ले सकता है। ठीक है, हाँ चलो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी।
मैम अगर एक माइनर ने लोन मैम एक एक बच्चे ने लोन मैम 18 साल से नीचे लोन लिया था, लेकिन अब वो मेजर हो गया, तो फिर वो लायबल होगा लोन पेबल के लिए या नहीं? लोन किस चीज के लिए लिया था? मतलब कि एज जस्ट फॉर एक्टिवा लाइक एग्जाम्पल। नहीं होगा बेटा। नो रैटिफिकेशन। पढ़ा था ना हमने? यस मैम। Why no ratification? Why? Because there is no present consideration for him. उसने जो लोन लिया था बेटा, लोन वॉज टेकन व्हेन ही वाज अ माइनर। ठीक है, एंड फॉर नॉन नेसेसरीज। ठीक है, गार्डियन वगैरह की कोई बात नहीं हुई ना दिव्यम, सिर्फ यही था कि लोन लिया एक्टिवा के लिए, है ना, यस मैम। जब वो माइनर था, यस और बाद में वो मेजर हो गया। ठीक है, सो कैन ही बी हेल्ड लायबल? आंसर इज नो, क्योंकि देयर कैन बी नो ratification for any agreements which were made during the minor, while he was a minor, after he becomes a major. Why? Because there is no consideration for him. ठीक है। मैम वो जितने उसके एसेट्स थे वो तो ले सकता है कि वो भी नहीं ले सकता? No, that is only in case of necessaries. ओके मैम। Important है सेक्शन। मैम हाँ जी। बट 18 साल के नीचे लोन कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं बेटा। वो तो पेरेंट्स के नाम नहीं आएगा लोन। बच्चों वही तो बात है ना कि अगर किसी ने ऐसे दे दिया। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक के लोन तो हाँ, देते नहीं। बैंक का लोन तो बच्चे बात हो ही नहीं रही, उसके लिए तो फिर ऑब्वियसली वो देर मेकिंग श्योर ना, देर नॉट एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद यू, सिंपल सी बात है। अच्छा। But what if somebody enters into a contract after, मतलब that can be either if he knows that you are a minor, or you falsely represent yourself to be a major. Even then, minor is not liable. ठीक। पर फिर उसका तो लॉस ही हो जाएगा जो बंदा था। हाँ बिल्कुल होगा, तभी तो क्या था कि वो तुम्हारी गलती है, यू आर अ मेजर, यू शुड एक्ट विजिलेंटली। ठीक है। नहीं वेट, हम्म। अगर माइनर ने कह दिया 17 साल का है, उसने कह दिया वो 18 साल का है, हाउ वेयर इज द प्रूफ दैट, हाउ वुड द जो बंदा लोन दे रहा है उसको पता होगा कि ये एक्चुअली 18 का नहीं है, तो हाउ वुड ही बी लायबल? आधार कार्ड घर वालों का, या फिर कोई मेरी बात सुनो, अगर आप अपना कोई भी आधार कार्ड वगैरह लेके आओगे, पहली बात तो आप किसी से लोन ले रहे हो, या तो वो फैमिली मेंबर फ्रेंड होगा जिसको तुम्हारी एज का या तो पता होगा। ठीक है। अगर नहीं होगा, मुझे एक बात बताओ, आप किसी से भी लोन ले लो तो वो क्या करेगा? वो यही कहेगा ना, मम्मी पापा से बात करा दो, दे देंगे लोन। यस और नो? इसके लिए यस। हमने केस लॉ भी पढ़ा हुआ है प्रांजल, अगर आपको याद है, धर्मोदास वर्सेस मोहरी बीबी, जहाँ पे मोहरी बीबी ने लोन दिया था धर्मोदास घोष को, जो कि माइनर था। ठीक है, उसने माइनर, धर्मोदास ने ये कहा था कि मैं मेजर हूँ, और लोन ले लिया था, जबकि एक्चुअली में ही टर्न्ड आउट टू बी अ माइनर, सो ही वांटेड हिज सिक्योरिटी बैक। सो द लॉ, द कोर्ट सेड के, मतलब द फाइनल वर्डिक्ट वाज दैट मोहरी बीबी मस्ट रिटर्न द सिक्योरिटी जो भी उसने फर्निश करी थी, एंड नो रीपेमेंट ऑफ लोन। वाई? बिकॉज द लोन वॉज टेकन व्हेन ही वॉज अ माइनर। ठीक है, लैंडमार्क केसेस है बच्चे। तो फिर पैसे तो उसको वापस देने पड़े ना लोन के? नहीं, क्यों देने नहीं। पड़े? नहीं, वो कह रहे तुम्हारी ही गलती है, तुमने एक बच्चे को लोन ही क्यों दिए। अच्छा। हम्म, क्योंकि एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज void ab initio। पर वो थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो गया? नहीं, अनफेयर नहीं हुआ बच्चे, सीधी सी बात है, लॉ ने कहा हुआ है किसी भी बच्चे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो वो आपकी गलती है ना। उसमें लॉ तो फिर जो उसने बोल दिया वो उसके साथ ही स्टैंड करेगा, इसका मतलब लॉ कह रहा है कि आप इलीगल काम कर रहे हो। अच्छा। ठीक है। ओके। हम्म। और कुछ और अच्छा सा देखते हैं। फाइंडर ऑफ लॉस को उठा दो। X found a wallet in the restaurant. He inquired all his customers present there, but
The true owner could not be found. He handed over the same to the manager of the restaurant to keep until the true owner is found. After a week, he went back to the restaurant to inquire about the wallet. The manager refused to return it back to X, saying that it did not belong to him. In the light of the Indian Contract Act, can X recover the same from the manager? यस मैम, इसमें वो आपने स्पेशल पढ़ाया था कि वो जो होता है जिसको लॉस ऑफ फाइंडर गुड है वो किसी से भी छीन सकता है, बस वो ट्रू ओनर से नहीं ले सकता। बिल्कुल। तो थोड़ा कैसे लिखोगे बच्चे आप इसमें? फाइंडर ऑफ लॉस गुड में बच्चे ये कहाँ पे फॉल करता है? इट फॉल्स अंडर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। यस। जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच आर नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बट दे रिजेंबल टू समथिंग विच मोर लाइक कॉन्ट्रैक्ट, और ये कौन है? लॉ जो है इन्फोर्स कराता है। सो बच्चे फाइंडर में क्लेम डबल सॉरी कंपनसेशन फॉर द ट्रबल और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। वो हमने बात करी थी कि वो बोल सकता है कि जो भी मैंने खर्चा किया है या इसको संभाला है उसके लिए पैसे दो, नहीं तो अगर 2/3 से ज्यादा वो वैल्यू का खर्चा हो जाता है तो उसको बेच सकता है। ये कंपनसेशन की तरह से बीच में बात आनी नहीं चाहिए। फिर बचे नॉर्मली द सेल ऑफ गुड्स द रियल ओनर इज नॉट फाउंड विद इन रीजनेबल डिलीजेंस, तो वो क्या कर सकता है? मार्केट में सेल कर सकता है अगर वो 2/3 का है या वो पेरिशेबल नेचर का है। ठीक है। आंसर बचे इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन मैनेजर मस्ट रिटर्न। ये इतने अच्छे से नहीं लिखा हुआ, मैं आपको एग्जैक्ट बता देती हूँ कैसे लिखना है। बच्चे ये जो है आप लिखोगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द अबव केस इज मतलब इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट which is not entered between the two parties but it is imposed by law resembling those of like a actual or a real contract, full stop। फिर आप उसको facts of the case में समझाओगे। ठीक है। नहीं उसके बाद दो चार चीजें और ऊपर लिखनी है। यस, क्या लिखनी है? that the finder of the lost good must take reasonable care of the goods first. Second, he must act as a bailey. Third, he has a right against the goods but accept the ट्रू ओनर। ठीक बात है। फिर आप यस। फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ समझाओगे दैट एक्स जो है इट कैन ही कैन टेक बैक द गुड्स फ्रॉम द मैनेजर। ठीक है। यस। अंटिल द ट्रू ओनर इज फाउंड। पॉइंट। ये याद है मैंने सेक्शन 59 60 61 कराए थे। ये वो वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है। आ जाओ। Mr. Sonumal, a wealthy individual, provided a loan of 80,000 to Mr. Datmal on 26/2/19. The borrower, Mr. Datmal, asked for a further loan of 1,50,000 from S, agreed to provide the loan in different dates. ठीक है। He provided so and so, so and so. उसके बाद बच्चे जब उसने 10th मार्च को दिया तो उसने कहा 75,000, paying of 75,000 to Somul insisted that it should be again adjusted against 50,000 का लोन। ठीक है। आ जाओ देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। सोनू जो है उसने क्या करा? दत्त को क्या करा? 80,000 का बच्चे एक लोन दिया इस तरीके को। यस। फिर उसने बाद में 1,50,000 का और लोन लिया और बच्चे उसके बाद 1 लाख इस दिन को दिए और रिमेनिंग जो है 50,000 इस दिन को दिए। फिर यस। बच्चे इसने 10th को कुछ 75,000 जो है दिया और उसने कहा कि 75,000 में से 50,000 तो ये वाला जो लोन लिया था ना इसको खत्म करो। ठीक है। फिर एंड द बैलेंस अगेंस्ट द लोन ऑन 26/2, तो 26/2 ये वाला कह रहा है जो बाकी की 25,000 है इसमें से माइनस कर लो। सो दिस इज बच्चे दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 59। ठीक है। यस। Section 59 of the Indian Contract Act says that in case the debtor specifies the actual amount कि कितना किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करना है तो इट मस्ट बी सेट ऑफ एज पर द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट टाइम बाउंड बट इट शुड नॉट बी लिटिगेटेड डेट नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये कर सकते हैं। फिर मिस्टर सोमल ऑब्जेक्टेड दिस अरेंजमेंट एंड आस्क्ड द बोरोवर इन ऑर्डर द डेट, तो उसने ऑब्जेक्ट कर दिया। तो वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर डॉटमल इज करेक्ट? आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 59 के हिसाब से वो करा जा सकता है। फिर उसके बाद what would your answer in case a borrower did not insist on such repayment? तो बच्चे फिर वहां पे सेक्शन 60 और 61 आ जाते हैं। 61 के हिसाब से क्रेडिटर अपनी मर्जी से जो है अप्रोप्रिएट कर सकता है डेट, जिसके हिसाब से उसको लगता है टाइम के अकॉर्डिंगली टाइम बार्ड भी कर सकता है बट लिटिगेटेड डेट नहीं होना चाहिए। 61 के अकॉर्डिंगली बच्चे अगर दोनों में से किसी ने भी अप्रोप्रिएट नहीं करे तो इक्वली इन टाइम के हिसाब से, तो सबसे पुराना डेट सबसे पहले। ठीक यस है। मैम। What would be a mode of adjustment or appropriation of such part payment जब दोनों नहीं करते? तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 61 आ जाएगा। ठीक है। मैंने बता दिया ना आपको। आ जाओ।
सेक्शन 59 में आएगा। 59 के हिसाब से डेटर ने कहा, 60 के हिसाब से क्रेडिटर की मर्जी, और 61 के हिसाब से जब दोनों ने नहीं की तो हमने कहा था टाइम के हिसाब से आप इक्वली, और अगर एक ही दिन का है तो इक्वली उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर सकते हो। तो आंसर बच्चे कंटेंशन ऑफ डी इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन जो दूसरा इंसान है उसकी गलत है, क्योंकि 59 के हिसाब से वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर उसने नहीं किया तो क्रेडिटर जो है वो अपने हिसाब से कर सकता है, यस और मैम। लास्ट केस में बच्चे टाइम के हिसाब से आप कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। आ जाओ। मिस्टर रमेश promised to pay 50,000 to his wife, Mrs. Lali, so that she can spend the sum on her 30th birthday. Mrs. Lali insisted her husband to make a written agreement if he really loved her. Mr. Ramesh made a written agreement and agreement was registered under the law. Mr. Ramesh failed to pay the specified amount to his wife, and Lali now wants to file a suit against Mr. Ramesh for the recovery of amount. तो याद करो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 25 सब सेक्शन 1, जहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन से आपने कोई भी सामान दिया, ठीक है, यस तो पार्टीज मस्ट स्टैंड इन क्लोज रिलेशन। सेकेंड, इट मस्ट बी इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। थर्ड, इट मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ। सो यस, मिसेस लाली कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मिस्टर रमेश। अदरवाइज डोमेस्टिक रिलेशन जो है वो नहीं हो सकते। अब यहाँ पे इन द गिवन सर्कमस्टांस में ये नहीं होगा, पता है क्यों? मेरी बात सुनो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दिया ना, तो आप वो लिखोगे, दिस इज नॉट करेक्ट। ये जो उन्होंने आंसर दिया, दिस इज नॉट करेक्ट, बट दिस इज, यहाँ पे क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन आना चाहिए बेटा। तो मैम मतलब वो क्योंकि देखो, नहीं कर सकती ना वाइफ उसकी? कर सकती है बेटा। देखो, रमेश ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को, ठीक है, यस। ताकि वो बर्थडे पे करे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया ना। यस मैम किया। नियर रिलेशनशिप है, रिटर्न है, एंड रजिस्टर्ड है। ओके मैम, ये ठीक है मैम। रिटर्न, ठीक यस है। मैम। A shopkeeper displayed a pair of dress, तो बच्चे ये हमें पता है कि आ जाएगा यहाँ पे, इनविटेशन टू ऑफर वाला आंसर आ जाता है, कि इस तरफ इनविटेशन टू ऑफर होता है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको बेचना ही पड़ेगा। ये वाला ट्राई करो, आ जाओ। Mr. Sohanlal sold 10 acres of his agricultural land to Mohanlal on 25th September 18 for 25 lakhs. The property papers mentioned a condition amongst other details that whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice, but remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chotelal, son of the seller, carrying out farming activities. याद है ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ था? Conveyance running with the land. Yes or no? यस मैम। जहाँ पे एक पार्ट जो है लैंड का जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए था, तो कहा था सेकंड लैंड जो हम बेच रहे हैं उस पे कभी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब 15th October परचेजर स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिटोरियम ऑन दिस एंड डिनाइड द लैंड टू द सन। नाउ मिस्टर छोटेलाल वांट्स टू फाइल अ केस। तो बच्चे कर सकते हो, व्हाई? बिकॉज कन्वेंस रनिंग विद द लैंड। आ जाओ, देख लो, कंसिडरेशन वाला चैप्टर था, चन यस चन्या वर्सेस रम्या। ये क्या लिखा हुआ है? प्रॉमिस एक्सेप्टेबल। रुको, यहाँ पे मेरे को लग रहा है केस लॉस गलत दिए हुए, रुको वेट, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसका कौन सा केस है। हमने तो क्योंकि ऐसे है कि मटेरियल के हिसाब से जाना है, दर्शन करे जो मर्जी लिखता रहे। आ जाओ, यहाँ पे कन्वेंस रनिंग विद लैंड आएगा। ये रहा, नहीं, ये नहीं है। ये रहा, ठीक है, इन केस ऑफ कन्वेंस यस मैम। रनिंग विद द लैंड। ठीक है, सो यहाँ पे चन्या वर्सेस रम्या नहीं है बेटा। ठीक है, बाकी तो सब ओके था। आ जाओ, ध्यान देते हो, ये चन्या वर्सेस रम्या नहीं है, वो तो मम्मी वाला था जिसमें एन्युटी पेमेंट था, वो हमने ऊपर कर लिया है। सो बच्चे यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन शुड बी फर्निश्ड बाय द प्रोमिसरी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो भी है केस लॉ थोड़ा सा समझाओगे, आंसर क्या आने वाला है बेटा? ये देखो, in case of conveyance running with the land where a person purchases the land with the notice of the owner, then he is bound by certain duties affecting the land even for the successors. ठीक है, so in this case छोटे लाल जो है वो फाइल कर सकता है सूट अगेंस्ट मोहनलाल। क्लियर है? यस मैम। दिव्यम, निवेदिता। यस मैम।
चलो, कोई और तुम्हें डाउट है या कोई ऐसा चीज जो आप करना चाहते हो? मैं तो कल के टेस्ट की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले स्टार्ट किया था, बताओ। कोई स्पेशल जो तुम पढ़ना चाहते हो कि मैम हमें इस एक्ट में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम। नो। निवेदिता? एक बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में? नो मैम। चलो मैं फिर अपनी फाइल जो मेरे पास है वो खोल लेती हूँ। मैम टाइमिंग क्या रहेगी टेस्ट की कल? कल टेस्ट की टाइमिंग्स आपके मैथ्स की क्लास के बाद होंगे। मैथ्स की क्लास का मैम ने मैसेज आई थिंक डाला हुआ है, रुको वेट देख लेते हैं। मैम ने कहाँ डाला है? नहीं डाला मैम मेरे ख्याल। अच्छा, वो फैकल्टी ग्रुप में डाला है, एक मिनट वेट करो। हाँ मैम जो है, आई विल टेक क्लास टुमारो ऑनलाइन एट 3 p.m. to 3:30 p.m. या 3:30 p.m. आफ्टर इको। रेस्ट आई विल कंफर्म इन द इवनिंग टुडे। ओके, सो जो है वो मैं थोड़ी देर तक कंफर्म कर देती हूँ टेस्ट का क्या टाइम रहेगा, ठीक है? मैम थोड़ा जल्दी रखना मैम। जल्दी रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ 10 बजे रख देती हूँ मैं। 11-12 रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे रख लेते हैं फिर, 11 से 1, ठीक है? कोई। यस मैम। यस चलो, मैम। यस मैम। आओ एक बारी वो कर लेते हैं, हमारा नेगोशिएशन। एक्सक्यूज मी हम्म, बोलो बेटा। मैम, जो आपने एक बार एक्ट्स की प्रोविजंस की लिस्ट दी थी, उनमें से हम्म, मतलब इम्पोर्टेंट वगैरह मार्क करवा दोगे वहाँ पे? ठीक है, करा दूंगी। Yes, ma'am. देखो बच्चे, एक तो यही वाला इंपॉर्टेंट आ जाता है कि विनय ने क्या करा बच्चे, चेक ड्रॉ किया, ठीक है? और उसने फिर बाद में क्या कह दिया कि आप जो चेक है वो प्रेजेंट मत करना फॉर पेमेंट, ठीक है? सो बच्चे यहाँ पे क्या आ गया? सबसे पहली बात तो, जब भी आप चेक इशू कर रहे हो निवेदिता, तो ये उसके साथ बात आती है कि आप बाद में जो चेक को मना नहीं कर सकते कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आप करते हो तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चे आप मना नहीं कर सकते, यू विल हैव टू ऑनर, राइट? उसके बाद बच्चे ये कह रहे हैं कि आप 139 के हिसाब से ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास जो है बैंक अकाउंट में पैसे शायद उस टाइम पे नहीं होंगे या कुछ भी है। तो आ, यहाँ पे अब कंक्लूजन क्या हो जाएगी? दैट ये क्या, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस। निवेदिता ये ठीक है? ये वाला क्वेश्चन समझ आया बच्चे? यस मैम। ठीक है, फिर बच्चे सी issues a check in favor of D. C has sufficient amount in his bank. The check was not presented, ठीक है? चेक जो है टाइम पीरियड के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ, और दो बैंक जो है मीन टाइम में बैंक करप्ट हो गया या फिर फेल हो गया। तो बच्चे उस केस में कह रहे हैं क्या डी सी से पैसे रिकवर कर सकते हैं? आंसर इज नो। द चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड। इन केस अब आपने चेक प्रेजेंट किया एंड इट वाज नॉट ऑनर्ड बिकॉज ऑफ योर नॉन प्रेजेंटमेंट और डिलेड प्रेजेंटमेंट, तो उस केस में जो इशूअर है ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, ठीक है? सो बच्चा आ जाओ।
यहाँ पे इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड। सो अगर उसकी वजह से ड्रॉअर को कोई भी एक्चुअल डैमेज हो गया, द ड्रॉअर इज डिस्चार्ज अप टू दैट एक्सटेंट। ठीक है बच्चे, फर्दर इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज रीजनेबल टाइम पीरियड, तो बच्चे पहली बात तो क्या है, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, यूजेज ऑफ ट्रेड क्या है, और पर्टिकुलर केसेस, ये आप एक स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद बच्चा अगर कोई भी बैंक की गलती वजह से ऐसा कुछ हो जाता है तो आप अमाउंट किससे रिकवर कर सकते हो, फ्रॉम द बैंक ओनली। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, सी को डैमेज हुआ और उस वजह से बच्चे क्यों हुआ, क्योंकि डी जो है टाइम पे पैसे नहीं दे पाया, तो इस वजह से जो अमाउंट है आप बैंक से रिकवर कर सकते हो, आप इशूअर से रिकवर नहीं कर सकते। ठीक बात। यस मैम। M drew a check amounting to 2 lakhs payable to N and subsequently delivered it to him। ठीक है, N ने क्या किया, चेक बनाया N के लिए और उसको दे दिया। After receipt of the check, N endorsed the same to C but kept it in his safe locker। बच्चे आप क्या, इंडोर्स तो कर दिया बट लॉकर में रख दिया, डिलीवर नहीं किया। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, दैट द डिलीवरी मस्ट बी डन। अब डिलीवरी जो है बच्चे एक्चुअल भी हो सकती है या फिर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, बट कंस्ट्रक्टिव या एक्चुअल डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बगैर जो इंडोर्समेंट है वो किसी काम की नहीं हो सकती। सो डज दिस अमाउंट टू इंडोर्समेंट, आंसर इज नो, इट डज नॉट अमाउंट टू इंडोर्समेंट। व्हाई, बिकॉज देयर मस्ट बी डिलीवरी ईदर फिजिकल और मतलब एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, सो इट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल बाय ऑर्डर बाय नेगोशिएशन जब तक कि डिलीवरी नहीं हुई। सो इस केस में बच्चे, इन द प्रेजेंट केस पी जो है वो होल्डर नहीं बनता। व्हाई, बिकॉज नेगोशिएशन वाज नॉट कंप्लीटेड बाय डिलीवरी। क्लियर। क्वेश्चन 4 आपके सिलेबस में नहीं है। चंदन इज अ पेई ऑफ एन ऑर्डर चेक, प्रभात स्टील्स द चेक एंड forges चंदन सिग्नेचर एंड endorses द चेक इन हिज ओन फेवर। ठीक बात। हम्म। Prabhat then further endorses the check to Mohit, who takes the check in good faith and for valuable consideration. Examine the validity। बेटा अब चंदन क्या है, उसने उसके पास चेक था, प्रभात ने उसे चोरी कर लिया और चंदन के सिग्नेचर्स करके अपने नाम पे चेक ले लिया। तो बच्चे इस केस में प्रभात तो जो है उसको डिलीवरी नहीं हुई, बट अब बच्चे मोहित को उसने आगे इंडोर्स कर दिया जिसको पता नहीं था ऐसा कुछ है। तो बच्चे इस केस में मोहित जो है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए जो चेक है वो बोनाफाइड है, लेकिन प्रभात जो है उसके अगेंस्ट डीलिंग्स चलेंगी। तो फॉर्जरी जो है वो टाइटल नहीं देता, पर बच्चे अगर गुड फेथ में परचेजर ने दिया तो उसकी कोई गलती नहीं होती। तो इन द प्रेजेंट के चेक फर्दर इंडोर्स्ड टू मोहित बाय प्रभात इज नॉट वैलिड, देयरफॉर मोहित अक्वायर्स, अच्छा इसमें नो गुड टाइटल लिखा है, वेट। Thus, where the signature on the negotiable instrument is forged, it becomes to nullity. Since a forged instrument is a nullity, property remains vested in the person of the holder। ठीक है बच्चे, जिसके सिग्नेचर्स वो लिखे गए नकली जो नकल मारी गई है उसी का ही इंस्ट्रूमेंट रहेगा बेटा, आगे राइट्स जो एंडोर्स नहीं होती। तो आंसर इज नो। क्या हुआ निवेदिता। ओके मैम। हम्म। फिर उसके बाद ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, अभी आपके में है नहीं, ये पहले होता था। फिर मनीष ओज मनी टू गौरव, देयरफॉर ही मेक्स अ प्रॉमिसरी नोट इन अमाउंट इन फेवर ऑफ गौरव, फॉर सेफ्टी ही कट्स इट इनटू हाफ। ये मैंने टेस्ट में भी डाला था बच्चा, अगर आपने हाफ में डिलीवर किया तो क्या वो डिलीवरी, आंसर इज नो, इट मस्ट बी डिलीवर्ड पूरे तरीके से। ठीक है, तो बाद में उसने कहा कि अगर आप जो मैंने तो आधा भेजा ना वो वापस कर दे, तो कह रहे ठीक है आपको वापस करना पड़ेगा। क्यों, जो प्रोमिसरी नोट है या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो हाफ में डिलीवर नहीं हो सकता, पार्ट्स में डिलीवर नहीं हो सकता, इट मस्ट बी कंप्लीट डिलीवरी देयर ऑफ। ठीक बात निवेदिता। यस मैम। Rama executes a promissory note in the following form: I promise to pay sum of 10,000 after 3 months. Decide whether। तो बच्चे बताओ क्या ये एक अच्छा promissory note है, आंसर इज नो। वाई, बिकॉज नाम नहीं लोगों किसी का भी लिख रखा और क्या डेट है वो भी नहीं लिखी हुई। तो promissory note इज अनकंडीशनल। ठीक है, और ये बियरर को नहीं हो सकता। वाई, बिकॉज बियरर को सिर्फ आरबीआई जो है वो जो है एक प्रॉमिसरी नोट बियरर इशू कर सकता है। तो यहाँ पे नाम लिखना जरूरी है और टाइम पीरियड भी लिखना जरूरी है, सो इट इज नॉट अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट।
Venkat executed promissory note in favor of Raman for 45 lakhs. The amount was payable after 100 days after sight. Raman presented the promissory note on 4th May. ठीक है. Ascertain the date of maturity. पहली बात तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है बच्चे. अगर मेच्योरिटी की भी बात करें तो 4th of May. So as per 25 ये आपके सिलेबस में नहीं बच्चे. This is not a new syllabus. Time period वाला is not a new syllabus. ठीक है. फिर अखिल made a promissory note of 4500 payable to Bhuvan and delivered the same to Bhuvan on the condition that Bhuvan will demand payment only on the death. ठीक है. Before the death of Chaman, Bhuvan endorsed and delivered the promissory note to Deepak, who received the promissory note in good faith. On the date of maturity, Deepak presented the promissory note for payment, but Akhil denied payment, stating that he's issued the promissory note in case of death of the Chaman. ठीक है. Can Deepak recover the amount? अब आ जाओ बच्चे. प्रॉमिसरी नोट के हिसाब से होल्डर एंड ड्यू कोर्स मींस कोई भी इंसान जिसने पैसे या कोई भी कंसिडरेशन के अगेंस्ट ये सारी चीजें ली हो. ठीक है. And before the amount mentioned it in becomes payable without sufficient cause to believe that the title. So बच्चे इस केस में it will be effective only on the happening of such certain event. मतलब डेथ से पहले जो है नेगोशिएशन हो ही नहीं सकती. ठीक है. So answer क्या है बच्चे. In the present case, Deepak is the holder and due course has received promissory note. His rights will not be affected on any conditions. Therefore, Deepak can recover the amount on the promissory note from Akhil. But Akhil जो है बच्चे उसने तो बात क्या करी थी कि मेरी डेथ के बाद होगा, लेकिन कंडीशन किसके लिए पेबल थी? कौन पैसे नहीं ले सकता था? भुवन नहीं ले सकता था, लेकिन चमन सॉरी वेट. अखिल मेड अ प्रॉमिसरी नोट पेबल टू भुवन एंड डिलीवर. ये क्वेश्चन कुछ गलत लिख रहा है, एक मिनट. हाँ, अखिल मेड अ प्रॉमिसरी नोट एंड डिलीवर द सेम टू भुवन ऑन द सेम डे. भुवन विल डिमांड द पेमेंट बिफोर द डेथ ऑफ चमन. भुवन इंडोर्स्ड एंड डिलीवर द प्रॉमिसरी नोट टू दीपक, हु रिसीव द प्रॉमिसरी नोट इन गुड फेथ. ठीक है. तो दीपक को इंडोर्स किया ना बच्चे. दीपक को तो इस बारे में कुछ पता नहीं था. अब बाद में कह रहे हैं अखिल ने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो कह रहे हैं अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है. होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? जिसको आपने क्या करें इंडोर्समेंट करी, तो बच्चे ही विल गेट अ गुड टाइटल ओनली. वाई? बिकॉज उसको थोड़ी ना पता है कि चमन मरेगा तो आप पैसे दोगे. उसके हिसाब से तो जो डेट थी मेंशन थी उसके बीच में टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसने पैसे मांग लिए. ठीक है निवेदिता. यस मैम. आपको एग्जैक्टली exactly कौन से टाइप में बच्चे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसी पे चलती हूँ ना. मतलब कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी नहीं समझा इसमें. चलो कौन सा प्रोविजन? ये वाला प्रैक्टिस करके देखो. Mr. Harsha donated 50,000 to NGO by check for sponsoring the education of one child for 1 year. Later on, he found that NGO was a fraud and did not engage in philanthropic activities. He gave a stop payment instruction to his bankers, and the check was not honored by the bank as per his instructions. The NGO sent a demand notice and threatened कि मैं हर्षा तुम्हारे अगेंस्ट केस कर दूंगा. तो बताओ. तो बच्चे क्या बात है, देखो 138 जो है एप्लीकेबल तो होता है, बट उस केस में ना सिर्फ जहां पे भी डोनेशन दिया आपने, गिफ्ट दिया है, चैरिटी दी है, उस केस में सेक्शन जो है 138 नहीं चल सकता. तो अगर उसने यहाँ पे बोल दिया ना कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो वो क्या है वैलिड, मतलब कि अलाउड है. उस केस में आप स्टॉप पेमेंट दे सकते हो. तो आप ये वाला क्वेश्चन लिख के दिखाओ मुझे, ट्राई करो. ठीक है ट्राई करो.